नमस्कार, सुबह के 10 बज गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सवाल 10 बजे और आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान। आज हम बात कर रहे हैं ईरानी स्लीपर सेल की, जिन्होंने इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा रखी है। अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने यूएस को दहलाने के लिए स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए हैं और इस खुलासे के बाद हुए दो बड़े हादसों ने अमेरिका के दावों को और मजबूती दे दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये हादसे महज इत्तेफाक हैं या फिर ईरानी स्लीपर सेल की साजिश का नतीजा है। खास बात यह है कि दोनों हादसे ऐसे वक्त में हुए हैं जब ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ सीज फायर को लेकर बातचीत में जुटा है। दूसरी ओर कोलंबिया में एयरफोर्स के प्लेन क्रैश ने ट्रंप के दिल को बुरी तरह से दहला दिया है और इसमें मरने वालों का आंकड़ा 66 तक पहुंच गया है। तो हालात इतने भयानक है कि रेस्क्यू टीमें अब भी मलबे में सैनिकों को तलाश कर रही हैं। ये भयानक मंजर देखकर ट्रंप का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अमेरिका में ईरान के स्लीपर सेल एक्टिव होने के बाद ट्रंप बीच का रास्ता तलाशने में जुटे हुए हैं, लेकिन मुस्तफा अयतुल्ला खामेनी के तेवर ट्रंप को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इतने बेचैन हैं कि उन्हें ईरान के खौफ से बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। यानी अली खामेनी की मौत को अपनी जीत के रूप में देखने वाला अमेरिका अब उस वक्त को कोस रहा है जिस घड़ी में उसने ईरान को दहलाने की साजिश रची थी। ट्रंप के हमलों के बाद ईरान खुलकर मैदान में सामने आ गया है और इसी बीच स्लीपर सेल को एक्टिव कर ईरान ने ट्रंप को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। तो जंग की शुरुआत में जो डर ईरान को सता रहा था, अब वही डर अमेरिका के सताने लगा है। तो मुस्तफा खामेनी ने सुप्रीम लीडर का पद संभालने के बाद ट्रंप को सबक सिखाने का जो रास्ता अख्तियार किया वो बेहद ही चौंकाने वाला है और हैरान करने वाला है। तो देखिए, जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को दहलाने की तैयारी की है वो ट्रंप को अब परेशान करती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में हम इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी भी अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे और मल्लिका पांडे जी विदेश मामलों की जानकार है वो भी हमारे साथ रहेंगी। फिलहाल हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और सवाल आपसे ही है कि देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो ईरान है वो अब ये कोशिश कर रहा है कि वो करो या मरो की स्थिति में आ चुका है, इसलिए उसे लग रहा है कि स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए जाए और कहीं ना कहीं इसमें वो सफल भी हुआ है और ट्रंप में अब कहीं ना कहीं जो डर है वो बैठ गया है, वो बन रहा है। क्या आप मानेंगे ईरान की जो कोशिश थी वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है? ईरान डेस्परेट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगेंस्ट द वॉल है जैसा कि बोलते हैं, तो उनके पास खोने को कम है, पाने को ज्यादा है। क्योंकि पिछले 25-26 दिनों में जिस तरह की डिवास्टेशन उनकी हुई है वो कंटेम्पररी टाइम में किसी भी एक नेशन पे हुए मिलिट्री हमले का सबसे विकराल रूप है। अमेरिका में उनके स्लीपर सेल्स कितने एक्टिव हैं इसके बारे में अभी कुछ कह पाना थोड़ा सा जल्दी होगी। ये जिस हादसे की आप बात कर रही हैं इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन ये बात सही है कि अमेरिका में ईरान के अच्छे खासे सिंपैथाइजर्स हैं। स्लीपर सेल्स ना हो, सिंपैथाइजर्स काफी हैं। और जितने भी वहां के लेफ्ट लीनिंग लोग हैं, डेमोक्रेट्स हो या न्यूट्रल्स भी, वो जो लेफ्ट लीन करते हैं, ईरानियन थॉट्स के साथ अलाइन करते हैं या जीयूज को हेट करते हैं फॉर वेरियस रीजंस, उनकी संख्या अमेरिका में काफी है। और ये सरप्राइजिंग है कि इतना बड़ा देश होते हुए भी जिस तरह का सिंपैथाइजर्स का एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अपराइजिंग या डाउन विद ट्रंप, इस तरह की चीजें वहां पे कम हुई हैं। क्योंकि उनके अपने इंटरनल टर्मोइल्स अमेरिका के काफी चल रहे हैं। आइस के तरफ से या डीएचएस की तरफ से जो एक्शंस हो रहे हैं वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स पे, ड्रग माफिया पे, या उनके कुछ ऐसे जजेस एंड लेजिस्लेटर्स की असेंबली या सीनेट के लोगों पे, तो उनका आपसी टर्मोइल काफी है। कमिंग बैक टू ईरान, ईरान का देखें, अभी लगातार हम इस बात पे आपको सहमत करना चाह रहे हैं, दर्शकों को, कि उनके पास इस समय लीडरशिप नहीं है। आईआरजीसी विदाउट एनी हेड है, उनकी गवर्नमेंट विदाउट एनी हेड है। जो उनके खमैनी साहब के पुत्र हैं उनका वेयर अबाउट्स अभी भी नहीं है। कल एक ईरानियन हिस्टोरियन कह रहे थे कि शायद वो कोमा में है, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी इंजर्ड होते तो उनका कहीं ना कहीं हाफ क्लिप अपर बॉडी का कोई ना कोई एक वीडियो पक्का आईआरजीसी या ईरानियन गवर्नमेंट प्रसारित करती, क्योंकि उससे उनका
कॉन्फिडेंस बढ़ता, उनकी यूनिटी बढ़ती, लेकिन कहीं कोई भी जानकारी अभी मुस्तफा खमैनी की नहीं है। और इसके बाद प्रेसिडेंट ने 6 दिन पहले बोला कि हम अपने अगल बगल के देशों पे हमला करने के लिए सॉरी बोलते हैं और हम आगे उन पर हमला नहीं करेंगे अगर उन्होंने हम पर अटैक नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद आईआरजीसी के लगातार हमले हो रहे हैं इन सारे नेशंस पे, कुवैत पे, ओमान पे, बहरीन पे, यूएई, सऊदी, सब पे। इसका मतलब कि उनका गवर्नमेंट एंड आईआरजीसी का डिस्कनेक्ट भी दिख रहा है। फिर कोई ना कोई इंसान पाकिस्तान के थ्रू बात कर रहा है फॉर अ सीज फायर। हालांकि यहाँ पे वर्ड सही नहीं है क्योंकि अभी तक अमेरिका ने उन पे युद्ध डिक्लेयर ही नहीं किया है। ये सब टेक्नो लीगल वर्ड्स हैं। जब वॉर होता है तभी सीज फायर होती है। ये सीज फायर तो यूनिलैटरल ट्रम्प जब चाहेंगे कर देंगे, बिकॉज ये स्पेशल ऑपरेशंस उनके चल रहे हैं जिसको सीनेट की, उनके कांग्रेस की अभी मंजूरी नहीं मिली हुई है। इस दरमियान लेबनान में एक मेजर कैंपेन चला रहा है इसराइल, और उनके लिए ये अच्छा होगा कि ये जितना इनका विड्रॉवल, इस लड़ाई का विड्रॉवल जितना देर से हो वो इसराइल के लिए उतना बेनिफिशियल है, क्योंकि वो इस मौके को यूज कर रहे हैं हिजबुल्लाह का नेस्तनाबूद कर देने के लिए। उनको जितना साउथ लेबनान में वो घुसे हुए हैं, 6-7 मील अंदर तक चले गए हैं। बेरूत पे उन्होंने काफी हमले किए हिजबुल्लाह के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर खार्ज आइलैंड के स्पेशल ऑपरेशंस फ्राइडे को हो, या बुशहर के जो इनका प्लांट है, एनर्जी प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है फॉर सिविलियन पर्पस, फॉर एनर्जी जनरेशन, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो उस समय तक इसराइल अपना काफी टारगेट लेबनान में अचीव कर चुका होगा और अमेरिका के पास भी काफी क्लैरिटी होगी, बिकॉज उनकी 87 एयरबॉर्न डिव जो है आर्मी की, वो वहां पहुंच चुकी है गल्फ में, और किसी भी वक्त वो खार्ज पे सडन टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी जुड़ गए हैं, मल्लिका पांडे जी जुड़ गई हैं, विदेश मामलों की जानकार है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमांडर दीवान, आपसे सर मैं समझना चाहूंगी, फिलहाल जिस तरह से स्लीपर सेल एक्टिव होने की बात कही जा रही है, क्या वाकई ये संभव है कि स्लीपर सेल के माध्यम से ईरान अमेरिका में किसी तरह से तबाही, परेशानी या फिर एक तरह से डर का माहौल बना सकता है? मैं समझता हूं गीतू जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि ये साफ दुनिया को जग जाहिर है कि ये अमेरिका जो है ये पीछे हट रहा है, अपने पांव पीछे पीछे खींच रहा है। ठीक है, मरीज भेज रहा है, ये सब कर रहा है, पर ये है कि स्लीपर सेल्स अपना काम करेंगे। इसमें दो कारण है। एक तो जब पीछे हट रहा है तो सामने ईरान को कोई पीछे हटने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कारण ये है कि जो ईरान का अनुभव रहा है अभी तक, वो ट्रम्प और अमेरिका इसराइल कहते कुछ है करते कुछ है। कुछ कह नहीं सकते। हम तो हर 3 घंटे में 4 घंटे में स्टेटमेंट आ जाती ट्रम्प की, हमने अचीव कर लिया एम, हम तो अभी बड़ी अच्छी वार्तालाप चल रही है। तो इसी के चलते कुछ और ही गड़बड़ी कर दें ईरान के ऊपर, तो इसलिए ईरान तो थमने वाला नहीं है। दूसरा कारण है, तो ये स्लीपर सेल का जो काम होने वाला है ये बखूबी करेंगे ईरान। ये अपनी पावर दिखाएंगे ताकि अमेरिका को जाते जाते भी, अगर जाते हैं, अगर युद्ध खत्म होता है तो अच्छा उसको सबक मिले। गीतू जी बिल्कुल। और ऐसे में मल्लिका जी, अब फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही? कूटनीतिक तौर पर अगर हम समझे तो यहाँ पर मध्यस्थता की बात होनी थी ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो हिडन वॉर है, जिसे कि साफ तौर पर तो जंग नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये पूरे विश्व के लिए खतरा है। बिल्कुल गीतू जी, जैसे हमने परसों देखा कि ट्रम्प ने एक ट्रूथ सोशल में पूरा लिखा कि सीज फायर होगी 5 दिन तक। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने इसको एज अ स्मोक स्क्रीन यूज किया कहीं ना कहीं, क्योंकि ट्रम्प जो है वो, जैसे मैं बार बार बोलते हुए आई हूँ, वो एक हेड ऑफ स्टेट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने 5 दिन का टाइम इसलिए दिया क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर एक इकोनॉमिक प्रेशर था। जितनी ऑयल कंपनीज हैं, शेवरॉन है, एक्सॉन मोबाइल है, उनके सीईओज बार बार वॉशिंगटन जा रहे थे, ट्रम्प से मुलाकात कर रहे थे, उनके भी बयान आ रहे थे, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस बिल्कुल डोर स्टेप में था। ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक कर गए थे और ईरान बार बार चेतावनी दे रहा था कि हम $200 पर बैरल तक इस प्राइस को हाइक करेंगे, और 150 तक ऑलमोस्ट हो ही गया था। जैसे ही ट्रम्प देख रहे थे कि एनर्जी स्पाइक हो रहा है, उनपे कहीं ना कहीं बिजनेसमैन का प्रेशर भी आया, और वैसे ही उनके स्टेटमेंट आते ही आप देखिए कि ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो लो हो गए। उन्होंने जो 5 ये दिन दिए हैं, आप देखिए एनर्जी जो मार्केट है मंडे को स्टार्ट होगा और 5 दिन बाद फ्राइडे को क्लोज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये टाइम बाय आउट कर लिया है, एक स्मोक स्क्रीन यूज की कि अच्छा हम ये कर रहे हैं ताकि वो काम डाउन कर सके मार्केट्स को। वेराज हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली उसके जस्ट कुछ ही घंटों बाद अमेरिका अपने
ट्विटर हैंडल में रिलीज करता है, जो यूएस नेवी है, एक यूएसएस जिराल्ड की पूरी एक उन्होंने वीडियो रिलीज की, जिसमें उनके फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक्स की वीडियो ली अपने, जी। उसके बाद वहां से स्ट्राइक्स की वीडियो इनफैक्ट इसराइल ने भी रिलीज की, जहां उन्होंने गैस पाइपलाइन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी अटैक किया ईरान के। फिर ईरान ने भी वीडियोस ली। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो एक सीज फायर सिर्फ नाम मात्र का था, एक सिर्फ स्मोक स्क्रीन थी जो यूज की गई मार्केट को काम डाउन करने के लिए। अदरवाइज युद्ध में बिल्कुल भी विराम नहीं आया है। जी गीतू जी। बिल्कुल। और ऐसे में हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ गए हैं। देवनाथ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आपके भी सुझाव बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, फिलहाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर थोड़ी सी अशांति भी हो रही है, वहीं स्लीपर सेल जो है ईरान की तरफ से एक्टिव कर दिए गए यूएस में, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि अभी फिलहाल किस तरह के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ये सो कॉल्ड जंग खत्म होती हुई दिखाई देगी या नहीं? कोई मध्यस्थता होगी या नहीं हो पाएगी? जी हाँ, जहाँ तक स्लीपर सेल्स अमेरिका में हैं, अमेरिका में बड़ी तादाद में ईरानी रहते हैं, यूरोप में भी रहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अ, यूरोप में और अमेरिका में जो बड़ी तादाद में ईरानी हैं, ये 100% लॉयलिस्ट हैं थे शाह ऑफ ईरान के। यानी ये लोग वो हैं जो कि 1979 में जब रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद जी। ईरान छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि शाह ऑफ ईरान के सपोर्टर्स थे। हम्म। ज्यादातर ईरान के अमीर लोग, प्रोफेशनल लोग, इंटेलिजेंसिया, प्रोफेसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स। जी। तो अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी जो है अभी तक एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि वाकई हुआ क्या। जहां तक इस युद्ध की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी डोमेस्टिक जो ऑडियंस है, वहां मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, डोनाल्ड ट्रंप अपनी रिपब्लिकन सपोर्टर्स को और डेमोक्रेट्स में भी जो फेंस सिटर डेमोक्रेट्स हैं उनको दिखाना चाहेंगे कि इस युद्ध में अमेरिका ने विजय हासिल की, अमेरिका ने ईरान को कंट्रोल में ले लिया। जहां तक इजराइल की बात है, नेतन्याहू की भी सेम प्रेडिक्टमेंट है। नेतन्याहू को इस साल अक्टूबर में इजराइल में इलेक्शन है। उनकी जो लिकुड पार्टी है, उनकी जो पार्लियामेंट में लिकुड पार्टी माइनॉरिटी में है, नेसेट में लिकुड पार्टी पावर में है एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप के सपोर्ट से। और ये जो एक्सट्रीम छोटी छोटी पार्टियां हैं, किसी में 3 मेंबर, किसी में 5 मेंबर, ये एक्सट्रीम राइट विंग जो ग्रुप्स हैं, हम पहचान सकते हैं। आपको नेसेट में जब फोटो आती है इनके, वो ऐसे वाले गोल गोल बाल होते हैं, स्कल कैप पहना होता है। तो ये लोग जो चाहते हैं, ये चाहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान। और वो प्रॉक्सीज हुती, हिजबुल्लाह और हमास तो है ही। तो ये लोग नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाले हुए हैं। नेतन्याहू को अगर इलेक्शन जीतना है और यह प्रूव करना है कि ना सिर्फ वो इजराइल के महान मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर थे, तो उनको अपने जो सपोर्ट बेस है, वोटर्स हैं, उनको कन्विंस कराना पड़ेगा कि ईरान को एक ऐसी चोट पहुंचाई गई है नेतन्याहू के द्वारा जो कि इसके पहले किसी भी ईरान के इजराइल के लीडर ने नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी चुनावी समस्या है नेतन्याहू के सामने। जी बिल्कुल। और ऐसे में यहाँ पर ये समझना भी होगा कि देखना भी होगा किस तरीके से जो ईरान है वो अमेरिका के अंदर जो स्थिति है उसे एक तरह से परेशान करने वाला बना सकता है। आशीष जी, क्या ये संभव है सर कि जिस तरह से हम देख रहे हैं धमाके हो रहे हैं ऑयल रिफाइनरी में और ब्लास्ट हम देख रहे हैं लगातार, कोलंबिया में हमने देखा, तो क्या कुछ साजिश यहाँ पर स्लीपर सेल कर सकते हैं और किस तरह से यूएस में अस्थिरता कर सकते हैं? और क्या वाकई ये संभव हो पाएगा? वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से सब चीजों पर लगाम लगाएगा, कंट्रोल करेगा? ये तो अमेरिका में इस समय पिछले 2-3 दशकों में सबसे ज्यादा इंटरनल अनरेस्ट है। और इसका कारण यह है कि पहली बार उनको एक ऐसी लीडरशिप मिली है जिसने अगर आपको डिटेल्स में पता हो आपके दर्शकों को, तो स्विंग स्टेट्स में 7 के 7 ट्रंप को मिले थे। वो इतना, वहां का एक तबका इतना परेशान हो चुका था लेफ्ट लीनिंग फिलॉसफी से और उनके बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस ऑल ओवर यूएसए कि वो उन्होंने सेलेक्ट किया ट्रंप को आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 4 years। और ट्रंप केम बैक विद अ वेंजेंस।
तो उनको ये भी पता है कि वहां का प्रेसिडेंट 2 ही बार बन सकते हैं, तो ये सेकंड टाइम है, तो ही हैज वेरी लिमिटेड टाइम। और जबकि जिन लोगों के खिलाफ ट्रंप आवाज उठा रहे हैं वो इतना डीप रूटेड है अमेरिकन सोसाइटी में, और उनके पास इतने पैसे हैं, इतना ग्लोबल सपोर्ट है, पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड न्यूयॉर्क का मेयर सेलेक्ट करने के लिए पैसे देता है। ये जो उनके जितने भी सोमालियंस वहां पे $18 बिलियन का फ्रॉड करके बैठे हैं, वो सब इस्लामिक लीनिंग वाले, लेफ्ट, हार्ड लेफ्ट वाले लोग हैं। एओसी हो या इलाना उमर हो, ममदानी साहब हो। तो ट्रंप हैज सडनली टेकन अप मेनी इश्यूज, क्योंकि उनके पास टाइम कम है। जुडिशरी में उनके बहुत लेफ्ट लीनिंग जजेस हैं जो आपने देखा, जो, लेकिन राइट वाले जो हैं अमेरिका में वो ट्रंप के साथ बुरी तरह से हैं। 99-98% राइट लीनिंग लोग अब ट्रंप के इस स्पेशल ऑपरेशंस का सपोर्ट करते दिख रहे हैं। इसी तरह इजराइल की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू को यहाँ पे इजरायली इस अटैक में, इस स्पेशल ऑपरेशन में बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया, बायस्ड मीडिया जो है, जो लेफ्ट लीनिंग है, वो इन चीजों को फिल्टर कर दे रही है, वो इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। और जहां तक ईरान की बात करें, ईरान कंटिन्यूज फॉर द लास्ट 20 days टू बी हेडलेस, टू बी लीडरलेस, और इसीलिए कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन, कोई पीछे बातें कर रहा है तो कोई तुरंत आगे आके कह रहा है कि हम तो बातें नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट सॉरी बोल रहा है, और उसके बाद आईआरजीसी अपने मित्र, अपने पड़ोसी देशों पे हमला कर रही है। तो काफी कैओटिक चल रहा है, लेकिन इस कैंपेन का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर पे मुझे लगता है, एट अ वेरी मेजर कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड अनरेस्ट, एंड कुछ दाम बढ़ेंगे, कुछ परेशानियां होंगी टेम्परेरी, ये सब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की चीजें हमने पहले भी बहुत बड़े स्केल पे देखी हैं। ईरान का ही केस ले ले, इतने दिनों से, इतने दशकों से सैंक्शंस हैं, बट लाइफ गोज ऑन एज यूजुअल। बीच में हम इनको अचानक एक टॉकिंग पॉइंट, ग्लोबल टॉकिंग पॉइंट बन जाता है, बट देयर इज अ इंटरनल एडजस्टमेंट व्हिच हैपेंस। जी गीतू। बिल्कुल। और ऐसे में कमांडर देवान सर, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या ईरान कहीं से भी ऐसा लग रहा है बातचीत को तैयार होगा, जिस तरह से ट्रंप दावे करते रहते हैं? ईरान हालांकि उन्हें खारिज करता है बहुत दबंगई के साथ, क्योंकि उसके पास सिर्फ डू एंड डाई की सिचुएशन है, तो कहीं आपको लग रहा है मीडिएशन हो सकता है, कोई रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है? मुझे नहीं लगता है ईरान एकदम तैयार हो जाएगा मेडिएशन के लिए, क्योंकि ट्रम्प के हवाले से ईरान का टोटल ट्रस्ट खत्म हो चुका है। ईरान ने पहले भी एक स्मोक स्क्रीन बना के और दोबारा अटैक कर देते हैं वो। पिछले साल भी ये हुआ, इस साल भी 2 बार ही ऐसा हुआ। तो ये ईरान दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता, ऐसा नहीं करेगा। और क्योंकि ईरान अग्रेसिव मोड में है, ईरान के पास पारी ईरान की चल रही है अभी, हालांकि नुकसान हो रहा है ईरान का, पारी ईरान की चल रही है, और अमेरिका डिमांड कर रहा है सीज फायर। एक किस्म से कह तो रहा है, एक नैरेटिव तो है, कह रहा है हम चाहते हैं हम। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जो ये वॉर हो रहा है, अगर ज्यादा बढ़ता है, दुनिया तो त्राहिमाम करेगी। और पर देखिए, अमेरिका के अंदर भी बहुत एंटी फीलिंग आ रही है ट्रम्प के अगेंस्ट, मेरी समझ में बहुत तकलीफ होगी उनको। इसलिए मेरे को लग रहा है इन किन प्रकार ट्रम्प तो ये युद्ध अभी खत्म करना चाहते हैं, और उनको पता है ये खत्म करना चाहते हैं। पर ईरान कहेगा आप खत्म करना चाहते हैं, वेरी गुड, पर आप लिखित गारंटी दें दोबारा अटैक नहीं करेंगे, लिखित गारंटी दें हमारी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, हम जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और डेवलप करना न्यूक्लियर वेपन्स, उस पर भी ओपन बुक रहेगा, वो मान जाएंगे शायद, पर बैलिस्टिक मिसाइल का और बाकी चीजों का हमारे को फ्रीडम हो। तीसरा, वो उन्होंने डिमांड की, ईरान ने, आपको पहले पता है, ईरान बड़ी भारी डिमांड रखी है कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भुगते, हर्जाना भरे। अभी तो 4 महीना होने वाला है, हर्जाना उसका भरे आप। तो ये सब अमेरिका करेगा नहीं, पर फिर भी बात यह है कि अमेरिका काफी थक चुका है, और मेरे ख्याल में ईरान जो है वो भी बैकफुट में आ रहा है। तो वो एकदम तो नहीं होगा, फिर भी हफ्ता 10 दिन के बाद ही होगा, अगर होगा तो वो गारंटीज के बाद ही होगा। पर मैं एक बात कहना ही चाहता हूँ, ये वॉर खत्म होता है या नहीं होता है, ये तो क्लियर कट दुनिया में मैसेज चला गया है कि जो अमेरिका का एक छत्र राज है वो उतर रहा है। पेट्रो डॉलर भी हम क्यों लेगा, सऊदी पेट्रो डॉलर में घुसेगा, क्यों यूएई घुसेगा? भाई आप तो हमसे बेसिस लेते हो, हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कतार को, कुवैत को हम मार खाते रहे आपकी वजह से, और प्रोटेक्ट आप कर नहीं पाते। तो अमेरिका का वर्चस्व जो है गल्फ में खत्म होगा, और ये दुनिया और दूसरा अमेरिका का जियोपॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक भी, और ब्रिक्स वगैरह जो ऑल्टरनेटिव करेंसी, यानी ये चीज आगे बढ़ेगी। ये ऑल इन ऑल ये खत्म भी होता है नहीं भी होता है, अमेरिका ने ऑलरेडी कंफर्म हो गया कि ये मैच अमेरिका हार चुकी है।
बिल्कुल। और ऐसे में मल्लिका जी, ये बहुत ज्यादा जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें से एक नया रास्ता निकल रहा है कि अमेरिका अब ज्यादा भरोसेमंद नहीं रह गया है। बहुत दबदबा, वर्चस्व जब वो दिखाता है तो किसी भी देश पर हमला कर सकता है। शायद यही वजह है, नाटो देश भी इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए वो भी बहुत ही कूटनीतिक तरीके से आगे फैसले ले रहे हैं कि उन्हें हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर समर्थन देना है ट्रंप को या नहीं देना है। बिल्कुल गीतू जी, एटलीस्ट पहले हम देखते थे, चाहे वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हो, बाइडेन हो, बुश हो, क्लिंटन हो, किसी के भी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखें, या जब इराक ईरान वॉर भी हुई थी, तो कहीं ना कहीं हम देखते थे कि नेटो के देश हमेशा रैली करते थे यूएस के प्रेसिडेंट के पीछे। यूएस की जनता जैसे ही मिलिट्री उनकी ऑन ग्राउंड आती थी, बूट्स ऑन द ग्राउंड रखती थी किसी भी देश में, तो हमेशा रैली करती थी प्रेसिडेंट के पीछे। एक वो नेशनलिज्म हम कहीं ना कहीं देखा करते थे। बट ये जो जियो पॉलिटिक्स जिसमें अमेरिका ट्रम्प के अंडर हैज लॉस्ट दैट क्रेडिबिलिटी, मैं बोलूंगी, क्योंकि ये जो गारंटर ऑफ पीस माना जाता था, ये जो गारंटर ऑफ सिक्योरिटी माना जाता था अमेरिका को, कहीं ना कहीं वो घट चुका है। खाड़ी के देशों को उसने एक सेफ हेवन बना के रखा, वहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया, वहाँ प्रोटेक्शन दिया, और अपने आप को अमेरिकन कंपनीज ने ये सेल किया कि हम यहाँ पर गारंटर ऑफ पीस हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब हटते जा रहा है। कहीं ना कहीं नेटो भी अब जो अलायंस अमेरिका के पीछे रैली करता था, वो जी। अब अमेरिका को आंख उठा के बात करने लग गया है, अमेरिका को मना करने लग गया है, जिससे अमेरिका भी हताश है। और वहां की पब्लिक भी हम देख रहे हैं, जितने भी पोल्स सामने आ रहे हैं, 47% से ऊपर जो अमेरिकन पब्लिक है, जो आम नागरिक है, वो ईरान वॉर से डिसएग्री करता है। और उसके बाद जब पेंटागन $200 बिलियन मांगता है यूएस कांग्रेस से, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोग भी अब हताश होते जा रहे हैं। वहां पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती जा रही है। और जो उन्होंने इलेक्ट किया था कहीं ना कहीं ट्रम्प को इस बेसिस में कि ये हमारे बच्चों को नहीं भेजेंगे वॉर में, और जो बार बार ट्रम्प बोलते थे कमला हैरिस के लिए कि अगर ये आएंगी तो विश्व युद्ध थर्ड शुरू हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, वो जब ये खुद सब चीजें कर रहे हैं, तो उनका बेस कहीं ना कहीं घटता जा रहा है, जो आम नागरिक है। जैसे साय सर ने बताया, बिल्कुल उनका रिपब्लिकन बेस आज भी स्ट्रांग है, बट जो आम नागरिक है वो कहीं ना कहीं उनसे हटता हुआ जा रहा है। जी गीतू जी। हाँ बिल्कुल। और ऐसे में देवनाथ सर, अब जो यूएस के लोग हैं वो भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनके लिए भी समस्याएं चारों तरफ से दिखाई दे रही हैं। तो क्या लग रहा है कि अब क्या कुछ हालात बनते हुए दिख रहे हैं यूएस में? अब जिस तरह से लोग वहां रह रहे हैं, नाराजगी भी है ट्रंप के फैसलों को लेकर, कुछ उनका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? किस तरफ इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो यूएस की दिशा जाती हुई दिख रही है? गीतू जी, यूएस के लिए इकोनॉमिस्ट का ये आकलन है कि इस साल यूएस की जीडीपी में 7% तक की गिरावट हो सकती है। दूसरा ये है कि आज कल की जो इमीडिएट इम्पैक्ट है कि यूएस में पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सब की एवरेज कीमत 30% से 70% बढ़ गई है। जो कर्ब साइड पंप होते हैं वहां पर कतार तो नहीं लगी हुई है, लेकिन कीमतें बढ़ गई हैं। इसका साइकोलॉजिकल रीजन भी है, क्योंकि यूएसए सोच रहा था कि यूएसए में अब उनकी आस्ते आस्ते वो शेल गैस को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब शेल गैस की जो कंपनियां हैं उनको खुद ही अब थ्रेटन लग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा तो दुनिया भर की जितनी माइनिंग कंपनीज हैं वो अब अरब कंट्रीज की तरफ दौड़ पड़ेंगी। दुनिया भर की जितनी रिफाइनरीज को जो टेक्निकल और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने वाली कंपनियां हैं वो सब गल्फ की तरफ चली जाएंगी। तो क्योंकि गल्फ में काम बढ़ गया है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है रिफाइनरीज को, ऑयल स्टोरेज टैंक्स को, अंडरग्राउंड टनल्स जिसमें बोरिंग की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है। तो शेल गैस का जो सपोर्ट बेस है अमेरिका में, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट बेस, वो गिरने वाला है। इससे भी बड़ी बात है कि अमेरिका में सब लोग सोच रहे हैं कि शायद बहुत बड़ा उनको सप्लाई ऑर्डर मिलने वाला है हथियारों का। अभी क्या है कि जैसे पश्चिम एशिया में जितने हथियार हैं उनका करीबन 40% जो है वो अमेरिका से लाते थे। लेकिन क्या इस युद्ध के बाद ये गल्फ कंट्रीज डर के मारे, ईरान के डर के मारे, फिर से बहुत बड़ी तादाद में हथियारों का आयात करेंगे? शायद हाँ। लेकिन क्या वो हथियार के जो सप्लाई ऑर्डर हैं वो अमेरिका की तरफ डायरेक्टेड होंगे? शायद पहले से कम, क्योंकि इनको सबको आइडिया हो गया कि डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा हथियारों के सोर्स का।
चाहे भविष्य में वो हथियार फ्रांस से लें या जर्मनी से लें या इंग्लैंड से लें, किसी भी दूर हो सकता है भारत से भी ले लें। खबरें ऐसी आ रही हैं कि कुछ गल्फ स्टेट्स ने भारत के ब्रह्मोस पर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाया है। खासतौर से ईरानियन ड्रोन से बचने के लिए वो चाहते हैं कि भविष्य के युद्ध में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम उनको उपलब्ध रहे। तो अमेरिका में जो लोग खुशियां मना रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सप्लाई ऑर्डर हथियारों के मिलेंगे, वो शायद ना फलीभूत हों। जी बिल्कुल, और ऐसे में अब देखना होगा कि फिलहाल यूएस के सामने क्या कुछ हालात बनते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि मध्यस्थता की बात करने की कोशिश अमेरिका करता है, लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले दिनों में अभी और भी ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं ग्लोबली एक नई दिशा तय करती हुई दिखाई देगी। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।